जरा सोचिए, सुबह आप नींद से उठते हैं लेकिन शरीर में थकान इतनी है कि जैसे लगता है रात भर आपने मैराथन दौड़ा हो। शरीर की हड्डियों तक में दर्द है, दिमाग में एक धुंध सी छाई हुई है और कोई भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। यह समझना मुश्किल है कि आपको हुआ क्या है। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, स्ट्रेस है, थकान है, दूर हो जाएगी, लेकिन आपका शरीर चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं, सब कुछ सामान्य नहीं है, मुझे मदद चाहिए। आखिर ये है क्या? क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जेनेक्स हो, मिलेनियल हो, जेनजी हो, सभी इसको फील कर रहे हैं और इसके खतरों से अनजान हैं। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि खुद चिकित्सा विज्ञान इसके बारे में अभी हाल के वर्षों तक ना जानकार था। फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी के लक्षण ऐसे हैं जो आपको ये भ्रम देते हैं कि यह आपके स्ट्रेस के कारण, वर्कलोड के कारण और आपकी आधुनिक लाइफ स्टाइल के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो एक बार हो जाने पर धीरे धीरे आपकी जिंदगी के सारे सुख, चैन को, आराम को एकदम से खत्म कर देती है। और खतरनाक बात यह है कि आज सन 2025 तक मेडिकल साइंस इसके लिए कोई परफेक्ट दवा ढूंढ नहीं पाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और उससे बचाव का तरीका क्या होता है। ये सब हम बताएंगे आपको। अपनी जिंदगी में आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने मैनेज शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि आज सन 2025 तक इस बीमारी के बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं, किसी परफेक्ट दवा का निर्माण नहीं हो पाया है जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। इस बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि शरीर के ऊतकों और हड्डियों में एक दर्द बना रहना। वह दर्द ऐसा होता है जो आपको बहुत पीड़ा देता है, किसी काम में मन नहीं लगता, ब्रेन फॉग बना रहता है, सोचने में कठिनाई होने लगती है, एकाग्रता खत्म हो जाती है और रातों की नींद लगभग असंभव हो जाती है। मूड स्विंग बार बार होता रहता है। सबसे पहले इसके लक्षणों को देखते हैं। इसके वे लक्षण जो इस बीमारी की पहचान कराते हैं वे इस प्रकार हैं। इस बीमारी में पूरे शरीर में, खास तौर से हड्डियों में, बिना किसी खास कारण के लगातार दर्द बना रहता है। वो घटता बढ़ता तो रहता है लेकिन दर्द हमेशा बना रहता है। इसमें नींद पूरी होने के बाद भी सुबह एकदम थकान महसूस होती है। इसमें अक्सर सरदर्द की शिकायत महसूस होती है और वो सरदर्द कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि माइग्रेन जैसा लगने लगता है। मूड स्विंग बराबर होता रहता है। वह खुद नहीं समझ पाता कि अचानक गुस्सा, अचानक चिड़चिड़ापन, अचानक खुशी और अचानक उदासी उसके अंदर क्यों आ जाती है। रोगी का पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, उसका गट इंटेलिजेंस लगभग समाप्त हो जाता है। इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम या IBS की शिकायत उसके अंदर आम होती है। कभी पेट साफ होता है, कभी गैस बनता है, कभी ब्लॉटिंग होती है। अब ये सारे लक्षण इतने कॉमन हैं कि ये बहुत सी अन्य बीमारियों में भी पैदा होते हैं और अक्सर बिना किसी बीमारी के कारण सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल में जो खाना पीना गड़बड़ होता है उसके कारण भी होते हैं। यही कारण था कि बहुत दिनों तक चिकित्सा विज्ञान भी इसे किसी रोग के रूप में मान्यता नहीं देता था, बल्कि इसे हमारी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी या दूसरी बीमारियों का कारण समझता था। यही वो कारण था जिसके कारण यह बीमारी बहुत दिनों तक चिकित्सा विज्ञान की आंखों से छिपी रही। दरअसल इस बीमारी में होता यह है कि हमारे शरीर में मौजूद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी दर्द को फील करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और हाइपर एक्टिव होने के कारण वे छोटी से छोटी पीड़ा को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर एम्प्लीफाई करके ब्रेन को भेजते हैं। फिर जब ब्रेन उन सिग्नल को एनालाइज करता है तो वो गहरी पीड़ा का अनुभव कराता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी आदमी की पीठ में जरा सा खिंचाव है तो नॉर्मल आदमी के लिए वो हल्की सी पीड़ा है और बॉडी को स्ट्रेच करने के कारण वो ठीक कर लेगा। लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया की स्थिति में वह पेन 10 टाइम बढ़कर
उसे दिमाग को फील कराएगा हमारा न्यूरो सिस्टम, और दिमाग जब उसे एनालाइज करेगा तो आपको इतना दर्द महसूस होगा जैसे आपके पीठ की सारी नसें खिंच गई हैं और आपका कोई भी काम करना संभव नहीं है। फाइब्रोमाइल्जिया की ये जो सबसे बड़ी समस्या है वह जीवन को बड़ा कठिन बना देती है। छोटी से छोटी चोट, जरा सा पेन, सर में जरा सा भारीपन जब 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है तो आदमी की समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। चूंकि पेन न्यूरो सिस्टम ने एम्पलीफाई किया है इसलिए कोई दवा काम नहीं करती, क्योंकि पेन का कारण असली नहीं है। लेकिन पेन जब ब्रेन को फील होता है तो वो फीलिंग असली होती है और उससे होने वाली तकलीफ भी असली होती है। 1976 तक तो इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पहले डॉक्टर हेंच ने 1976 में यह शंका जाहिर की कि ये सारे सिम्टम्स किसी नए रोग का संकेत दे सकते हैं, लेकिन उनकी बात पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया गया। वर्षों तक शोध होते रहे। अंत में 1990 में पहली बार अमेरिकन कॉलेज ऑफ र्यूमेटोलॉजी यानी ACR ने इस बीमारी को चिन्हित किया, फाइब्रोमाइल्जिया नाम दिया, और इसके इलाज के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जिसमें इससे बचने के तरीके और इसकी रोकथाम के तरीके शामिल थे। उसके बाद तो फिर दुनिया भर के सारे क्लिनिक्स में, मायो क्लिनिक में, हार्वर्ड में, NIH द्वारा, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सारी शोध की गई, उनके रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हुए और उनके आधार पर जो निष्कर्ष सामने आए उससे पता ये चला कि यह बीमारी इमेजिनरी नहीं है। इसमें पेन का कारण शरीर खुद पैदा करता है, लेकिन होने वाला पेन एकदम असली होता है और वह व्यक्ति को उतना ही तकलीफ पहुंचाता है जितना वास्तव में उसे असली पेन से होता। वास्तविक कारणों से होने वाले पेन और फाइब्रोमाइल्जिया से होने वाले पेन को बहुत आसानी से पहचाना भी जा सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया से होने वाले पेन का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि ये लोकलाइज्ड नहीं होता, ये पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। पैर की उंगलियों से लेकर गर्दन तक एक जकड़न, खिंचाव, मांसपेशियों में तकलीफ और उसके कारण दर्द का अनुभव हो सकता है। इसमें थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन इसके विपरीत थकान होने के भी बाद नींद नहीं आती है। नींद न आने की जो समस्या रहती है वो रोगी के पूरे न्यूरो सिस्टम को और ज़्यादा ख़राब करती है और दर्द की फीलिंग और रोग की स्थिति और ख़राब होती जाती है। लगातार बने रहने वाला यह दर्द और तनाव रोगी के दिमाग में एंग्जाइटी पैदा करता है और वो उसे ब्रेन फॉग की ओर ले जाती है। काम करते करते अचानक दिमाग का ब्लैंक हो जाना, थॉट्स का ना आना और एकाग्रता का समाप्त हो जाना, ये सामान्य सी बात हो जाती है। दर्द लगभग लगातार बना रहता है, दवा या आराम से ठीक नहीं होता है। डॉक्टर इसके लिए लोकल पेन किलर या सेडेटिव दवाएं देते हैं, लेकिन वे प्रभाव नहीं डालती हैं, उनका कोई लाभ नहीं मिलता है। दूसरा कोई जाहिरा कारण नहीं रहता, जैसे गठिया या चोट या किसी प्रकार की और इंजरी, इसका कोई कारण नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मरीज की सारी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल रहती है, उनमें दर्द, ऐंठन और इस प्रकार की एंग्जाइटी का कोई कारण पता नहीं लगता। दोस्तों, हम जानेंगे इनके उपचार के लिए अब तक क्या क्या चीज़ें विज्ञान जगत ने, चिकित्सा विज्ञान ने खोजी हैं, रिसर्च के आधार पर क्या क्या नतीजे मिले हैं। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं उन रिसर्चों को जो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में हुई है। 1998 में मायो क्लिनिक ऑफ अमेरिका ने जो रिसर्च की उससे ये पता चला कि दरअसल ये बीमारी फिजिकल न होकर न्यूरोलॉजिकल है। यह बीमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद पेन रिसेप्टर्स या नोसिसेप्टर्स के कई गुना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाने के कारण होती है। वे छोटे से छोटे दर्द को एम्पलीफाई करना शुरू कर देते हैं और जब वे सिग्नल दिमाग तक जाते हैं तो बहुत गहरे पेन का अनुभव होता है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि इन नोसिसेप्टर्स के हाइपर एक्टिव होने का कारण कहीं न कहीं हमारे डेली स्ट्रेस और हमारे फूड हैबिट से जुड़ा हुआ है।
जिस पर हम लोग आगे बातें करेंगे। 2000 में एनआईए अमेरिका की रिपोर्ट ये बताती है कि रोगी को होने वाले दर्द की फीलिंग बिल्कुल असली होती है, उसे उतनी ही तकलीफ होती है जितना वास्तव में होनी चाहिए। इसलिए यह कहना गलत होगा कि दर्द रोगी की कल्पना से पैदा होता है, दर्द वास्तविक होता है। 2006 में हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक बड़ी रोचक रिसर्च की और उसने ये पाया कि दरअसल सिर्फ नोसिसेप्टर्स ही नहीं, जो पेन के सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं, ब्रेन भी उस पर कई गुना ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है। उसे बजाय काम डाउन करने के वो भी ओवर एक्टिव होकर करता है, और ये होता है लगातार बढ़े रहने वाले कार्टिसोल के कारण, जिसमें दिमाग हाइपर एक्टिव होकर काम करता है। रिसर्च के ये क्रम तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च जिसे मैं मानता हूँ वो है मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा की 2014 में हुई रिसर्च, जिसने अपने रिसर्च में फाइब्रोमाइल्जिया के कारणों पर विशेष रूप से काम किया और उसने पाया कि इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ जेनेटिक इंजरी या चोट लगने के कारण, स्पाइनल कार्ड में आने वाले बीमारियों के कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण अगर पाया गया तो वो है लगातार बने रहने वाले स्ट्रेस के कारण, बढ़ने वाले कार्टिसोल के कारण, हमारा सर्केडियन रिदम खराब होने के कारण जो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं वो धीरे धीरे न्यूरो सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर देते हैं और यूं कहें तो पेन रिसेप्टर्स को पागल कर देते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ड्रग का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना और फास्ट फूड पर ज़्यादा डिपेंड होना, ये और वो कारण हैं जो इस सारे गड़बड़ी को कई गुना बढ़ाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह भी होती है कि डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और नॉरपिनेफ्राइन जैसे हार्मोन दिमाग निकालना कम कर देता है या उनका इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, जिससे जो पेन में स्वतः रिलीफ मिलने वाली बात होती है दिमाग की, वो ख़त्म हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रोग को बढ़ाने में खुद रोगी का सबसे बड़ा योगदान होता है। और रोगी कैसे इस रोग को खुद बढ़ाता है, इसके बारे में भी रिसर्च हुई और ये पाया गया कि रोगी का जो सबसे बड़ा गलत काम होता है इस रोग को बढ़ाने में, वो है फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, जिसके कारण धीरे धीरे मसल कमज़ोर होने लगती है और उनकी जो वियरिंग कैपेसिटी है पेन की, वो ख़त्म होने लगती है। ओवरवर्क और मल्टीटास्किंग वह दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो फाइब्रोमाइल्जिया को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है, क्योंकि इसके कारण ब्रेन हमेशा स्ट्रेस मोड में रहता है, लिहाजा कार्टिसोल का लेवल कभी कम नहीं होता। और कार्टिसोल वो अकेला हार्मोन है जो इस सारे सिस्टम को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्क्रीन का एक्सपोजर अगर अधिक है और नींद जितनी चाहिए उससे कम ली जा रही है, तो ये दोनों मिलकर बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन, खास तौर से सेलुलर हीलिंग को लगभग स्टॉप कर देती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण शरीर हमेशा एक तनाव के मोड में चला जाता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, कैफीन का ज़्यादा लेना, सोडियम का ज़्यादा लेना, हाई शुगर का इंटेक होना, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को पूरी तरह अपसेट कर देते हैं और हमें फाइब्रोमाइल्जिया की शिकायत शुरू होती है। अब एक बार शिकायत शुरू हो गई साहब, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसे आप केवल मैनेज कर सकते हैं, इसे पूरी तरह ख़त्म करने की कोई जादुई पिल अब तक नहीं बनी है, जादुई दवा नहीं बनी है। तो क्या हुआ, लेकिन मैकगिल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने कुछ और भी चीज़ें खोजी और उन्होंने ये पाया कि नहीं, इसको मैनेज करने का एक मैनेजेबल तरीका है, मतलब आसान तरीका है, और उस तरीके से इस रोग से पीड़ित व्यक्ति भी एकदम सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। और वो तरीका उन्होंने जो ढूंढा वो था कि न्यूनतम मेडिकेशन, तो इसमें अधिक कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को कम कर दिया जाएगा तो शरीर में और भी तमाम सेंसिटिविटी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, हमारे सेंसस कमज़ोर हो जाएंगे, ब्रेन हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए सेडेटिव दवाएं या शामक दवाएं
एक सीमा तक दी जा सकती हैं, तो मिनिमम दवाओं और पेन किलर की मिनिमम मात्रा के साथ ब्रीथ वर्क और मेडिटेशन को जोड़ा जाए, जो नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, हाइपर ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है और उसके कारण शरीर में पेन को कम करके हीलिंग को बढ़ा सकता है। उन्होंने ये पाया कि जेंटल मूवमेंट वाले व्यायाम जैसे योगा, सूर्य नमस्कार, ये पूरे शरीर में इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं जिससे मसल पेन और बोन पेन दोनों कम हो जाते हैं। यह पाया गया कि इस रोग में सबसे बड़ा रोल हमारे ब्रेन की वायरिंग का होता है। अगर ब्रेन इसको स्टॉप करना शुरू कर दे तो सिग्नल कम हो जाएंगे, धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। ब्रेन की इस हाइपर एक्टिविटी को रोकने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि पॉजिटिव रीवायरिंग करने के लिए अफर्मेशन, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड का प्रयोग प्रभावशाली रूप से काम करता है। और हाँ, इसके साथ बैलेंस डाइट, स्लीप हाइजीन और सर्केडियन रिदम, सोने जागने का जो एक रिदम प्राकृतिक होता है, उसको बनाना भी उतना ही आवश्यक है। और अंतिम चीज, मल्टीटास्किंग को आज से ही गुड बाय कहना, क्योंकि मल्टीटास्किंग में आपका ब्रेन कभी भी रिलैक्स मोड में नहीं जाता है। लगातार एक्टिव होने के कारण कार्टिसोल का लेवल कभी कम नहीं हो पाता है। छुटकारा पा सकते हैं अपनी उस समस्या से जो जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकती है और जो आपके सपनों के पीछे आपकी दौड़ में पैर की बेड़ी बन रही है, बाधा बन रही है, उसे आप तत्काल हटा सकते हैं। और जो आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करने देती, उसे आप कर सकते हैं अब काबू में। इसके लिए हमने बनाया है प्राण ऊर्जा हीलिंग, ब्रीथ वर्क और मेडिटेशन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो पूरी तरीके से शरीर, मन और आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को शांत करने और उसे रीसेट करने के लिए टेस्टेड है। आप खुद इसका प्रयोग करने के बाद इसका असर देखेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये वीडियो पहले क्यों नहीं मिला। तो इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे कुल 10 मिनट का एक गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आपका ब्रीथ वर्क भी शामिल होगा, एनर्जी हीलिंग भी शामिल होगी, साउंड हीलिंग भी शामिल होगी, अफर्मेशन भी शामिल होगा। लेकिन वीडियो के अंत में हम आपको देंगे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, ऐसे जो आपके जीवन से इस समस्या को हमेशा के लिए किनारे कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें बताई जाने वाली हर बात इंपॉर्टेंट है और अगर उसे आपने पूरे सीक्वेंस में नहीं समझा तो शायद बहुत सी चीजें छूट जाएंगी। तो शुरू करते हैं गाइडेड मेडिटेशन से। इस मेडिटेशन को करने के लिए आप सुबह के समय का चयन करें, सूर्योदय के आसपास का तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर सुबह आपके पास समय नहीं रहता है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इसके लिए शाम का समय चुन सकते हैं। बस शर्त केवल एक ही है, पेट खाली होना चाहिए, शरीर हल्का होना चाहिए और स्थान ऐसा हो जो या तो खुली हवा में हो या अगर घर में है तो वहां खुली हवा आती हो। अब इसके बाद मैं गाइडेड मेडिटेशन जब शुरू करूंगा तो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल को या अपने डिवाइस को जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अपने बगल में आराम से रख दें। अगर संभव हो तो ईयरफोन लगा लें, क्योंकि ईयरफोन लगाने के बाद आप ज़्यादा एकाग्र होंगे और इस पूरी प्रक्रिया का अधिकतम फायदा आपको मिलेगा। मेडिटेशन और हीलिंग प्रोसेस को करने के लिए आप बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने विभिन्न प्रयोगों में यह पाया है कि यदि इसे आप लेट कर करते हैं तो रिलैक्सेशन ज़्यादा अच्छा होता है और पहले दिन से ही आपको आराम महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। योगा मैट या चटाई बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं, शरीर को सीधा रखें और रिलैक्स रखें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है और उसके अनुसार करना है। यह ध्यान को ज़्यादा गहरा और प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा।
अपनी आंखों को धीमे से बंद कर लें। नाक से धीमी और गहरी सांस लेना प्रारंभ करें। शांत और रिलैक्स करने वाली सांसें। धीमे धीमे सांसों को छोड़ें। कल्पना करें आपके शरीर की हर मांसपेशी शांत हो रही है। बाहर जाने वाली सांस के साथ शरीर का सारा तनाव, सारा दर्द बाहर जा रहा है। अंदर आ रही सांस ब्रह्मांड की शक्तिशाली प्राण ऊर्जा को अंदर ला रही है। धीमी और गहरी सांस लें। आपका मन शांत हो रहा है। अपनी सांसों पर ही ध्यान दें। कैसे आ रही हैं, कैसे जाते समय तनाव को बाहर ले जा रही हैं। एक और गहरी सांस लें। नाक से धीमे धीमे अपने अंदर आती हुई उस प्राण ऊर्जा को देखें। यह सिर्फ हवा नहीं, यह जीवन का आधार भी है। इसीलिए इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। अब उस सांस को बाहर छोड़ दें। जाती हुई सांस को देखें। वह आपके अंदर की सारी पीड़ा, थकान, दर्द सब बाहर ले जा रही है। अब अपना बायां हाथ मोड़कर हथेली को अपने सीने पर रख लें और दाएं हाथ को मोड़कर हथेली अपने पेट पर, नाभि के ऊपर रख लें। नाक से ही गहरी, धीमी और शांत सांस लेते रहें, लेकिन अब अपनी सांस को नाभि तक पहुंचता हुआ अनुभव करें। जब सांस अंदर लेंगे तो पेट और नाभि ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन सीना या छाती वहीं रहेगी। इसमें छाती का कोई काम नहीं है। अपनी सांस को नाभि तक पहुंचता हुआ महसूस करें। हर सांस के साथ नाभि ऊपर उठती है और सांस छोड़ने पर नीचे जाती है। कोई जल्दबाजी नहीं है। सीने को वैसे ही रखें। हमें हर सांस नाभि से ही लेनी है। सीने का कोई काम नहीं है। हर सांस को जितना संभव हो धीमा रखें और धीमे धीमे ही छोड़ें। कल्पना करें कि पृथ्वी की ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में भर रही है, आपको शांत कर रही है। दृढ़, स्थिर और शांत। यह ऊर्जा आपके शरीर को मजबूत बना रही है। आपके शरीर के तनाव को यह सोख रही है, अपने अंदर ले रही है, शरीर को मुक्त कर रही है। लगभग 3 मिनट तक इस प्रकार सांसें हमें लेना है। यह डायफ्राम ब्रीदिंग है, जो वैज्ञानिक परीक्षणों में भी तनाव और कार्टिसोल को कम करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना गया है। धीमी सांसें लें, नाभि को ऊपर उठता महसूस करें, फिर उस सांस को आहिस्ता से छोड़ दें। अब सांसें उसी प्रकार लेते रहें, लेकिन हाथों को अपनी स्वाभाविक अवस्था में अपने दोनों बाजुओं में लाएं। सांसों को चलने दें, शांत और धीमा रखें। अब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अपनी दाहिनी नासिका पर रखें और दाहिने हाथ के रिंग फिंगर को अपनी बाईं नासिका पर रख दें। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से सांस अंदर लें, शांत और धीमी। सांस को 3 से 4 सेकंड के लिए
अंदर रोकें। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। अब दाईं नासिका से श्वास को अंदर लें, पहले की तरह ही 4-5 सेकंड के लिए उसे रोकें और फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ दें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब एक बार फिर बाईं नाक से सांस लें, 4 सेकंड रोकें और दाईं नासिका से छोड़ दें। फिर दाईं नासिका से सांस लें, रोकें और बाईं नाक से छोड़ दें। इट्स वेरी गुड। अब एक बार हम और ऐसा ही करते हैं। ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, होल्ड and breathe out from right nostrils। बाईं नाक से सांस लें, रोकें और दाईं नाक से छोड़ दें। फिर दाहिनी नाक से सांस लें, रोकें और बाईं नाक से छोड़ दें। आपने बहुत अच्छा किया है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है जो शरीर की प्राण ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रामाणिक रूप से सबसे प्रभावशाली तरीका है। यह तनाव के साथ साथ दर्द की संवेदना को भी कम करता है। अब 1 मिनट के लिए शांत और रिलैक्स हो जाएं। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें। बॉडी को पूरी तरह काम डाउन होने दें। धीमी और शांत ब्रीदिंग स्वाभाविक रूप से करते रहें। अपनी आंखों को बंद रखें क्योंकि अब हम अपनी पूरी बॉडी को इंटरनल तरीके से हील करने के लिए और सेलुलर हीलिंग को तेज करके डिटॉक्सिफिकेशन या विष को बाहर करने की शरीर की प्रक्रिया को तेज करने के लिए धीमी और शांत ब्रीदिंग करते रहें। स्वाभाविक रूप से सांसों को चलने दें। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में ले आएं। अब हम एक साउंड हीलिंग मेडिटेशन करेंगे जो बॉडी की सेलुलर हीलिंग को तेज करने के लिए बहुत लाभदायक है। इसका नाम है भ्रामरी और इसे करने के लिए आप अपनी आंखें बंद रखते हुए ही अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लें। उंगलियों को सर पर रख लें। अंगूठे से कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की आवाज़ बहुत कम सुनाई दे। ध्यान को अपने भौहों के बीच में ले आएं जहां तिलक लगाते हैं और दोनों नासिका से धीमी श्वास लेना प्रारंभ करें। पूरी श्वास नाभि तक लेने के बाद अपने मुख को बंद रखते हुए नाक से हम की ध्वनि निकालेंगे। कुछ इस प्रकार वो ध्वनि होगी, हम। ये ध्वनि ऐसी होगी जैसे कोई भंवरा या मधुमक्खी उड़ते समय आवाज करते हैं और उसी के समान यह ध्वनि आपके कानों में गूंजेगी। अंगूठे से कान बंद होने के कारण यह ध्वनि और इसका कंपन आपको अपने पूरे चेहरे में, सिर में, गर्दन में और स्पाइनल कॉर्ड में महसूस होने लगेगा। एक ऐसा कंपन जो पूरी तरह प्राकृतिक है, आपके शरीर को हील करने के लिए पर्याप्त है, उसे आप महसूस करना शुरू करेंगे। दोबारा नाक से सांस लें
और उसी तरह कानों को बंद रखते हुए नाक से हम की ध्वनि करें। कंपन को अपने मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी में नीचे तक फैलता हुआ महसूस करें। यह कंपन आपके सारे न्यूरोट्रांसमीटर को हील करता है, उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को जिनकी अति सक्रियता के कारण आपको दर्द और तनाव की अनुभूति होती है। एक बार फिर से हम यह क्रिया दोहराएंगे। यह आराम देने वाली क्रिया है। सांस लीजिए, कानों को बंद कीजिए और नाक से हम की ध्वनि को पैदा करें। मैं आपको यह बता दूं कि भ्रामरी प्राणायाम का विज्ञान द्वारा भी परीक्षण किया गया है और यह पाया गया कि यह शरीर में 10 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मूल रूप से हमारे शरीर में हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल रोल को प्ले करता है और इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाने वाले सबसे लाभदायक हार्मोन में से एक होता है। अपने हाथों को कानों से हटाकर अपने शरीर के बगल में रख लें। आंखों को बंद रखें। श्वसन की प्रक्रिया को सामान्य रूप से चलने दें। लगभग 5 मिनट के इस ब्रीथ वर्क के बाद अब हम एक गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे जो बॉडी स्कैनिंग ध्यान के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर को इस्तेमाल करके गाइडेड रूप में शरीर को खुद को हील करने और डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी भी दूसरे तरीके की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि इसमें आप खुद अपनी बॉडी को ऑटो सजेशन देते हैं जो आपके अवचेतन मन के लिए सबसे बेहतर और स्वीकार करने लायक निर्देश होता है और वह उसे बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करता है। आइए इसे मेरी आवाज के साथ करते हैं। अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर दें। पीठ के बल लेट जाएं। हाथ शरीर के बगल में रखें। पैर सीधे रखें और शरीर को शिथिल कर दें। जितना शिथिल कर सकते हैं शिथिल कर दें। आंखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर बाहों के बीच तिलक लगाने वाले स्थान पर लेकर आए। वहां से अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठों पर ले जाएं, उनके नाखूनों पर ले जाएं। अपनी सांसों को धीमा, शांत और स्थिर रूप से चलने दें। वे जहां तक जाती हैं, नाभि तक जाती हैं, जाने दें। अपना पूरा फोकस अपनी बॉडी पर लाएं। पैर के नाखूनों को देखें। कैसा महसूस हो रहा है? क्या अनुभव कर पा रहे हैं? इसको सोचें। स्वयं से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मेरा शरीर हर पल अपने आप को हील कर रहा है, मैं स्वस्थ और बेहतर बन रहा हूं। अंदर आने वाली प्रत्येक सांस मुझे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर रही है। बाहर जाने वाली हर सांस मेरे शरीर के तनाव और दर्द को बाहर कर रही है। पैरों की सभी उंगलियों को महसूस करें। उन्हें ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं। पैर के प्रत्येक हिस्से को, टखनों को, पिंडलियों को महसूस करते रहें, अनुभव करते रहें। वे आपके शरीर के रूप में सदा आपका सहयोग करते हैं। इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हुए उन्हें स्नेह और दुलार देते रहें। अपना ध्यान अपने घुटनों पर लाएं।
घुटनों के पीछे की ओर लाएं। वे मांसपेशियां हमेशा पूरे शरीर का बोझ उठाती हैं और सबसे ज्यादा तनाव झेलती हैं। अनुभव कीजिए उनका तनाव भी समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर जांघों और कमर पर ध्यान लाएं। अनुभव करें हर मांसपेशी शांत हो रही है। आज आपका स्नेह और दुलार पाकर वे सभी प्रसन्न हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर लाएं। यह आपके अस्तित्व का वह बिंदु है जहां आपके शरीर की सभी ऊर्जा नाड़ियां मिलती हैं। इसका सक्रिय होना आपके स्वास्थ्य और साहस के साथ साथ जीवन की ऊर्जा के लिए भी आवश्यक होता है। अनुभव करें आपके शरीर का मणिपुर चक्र सक्रिय है। यह आपके शरीर में ऊर्जा और साहस का संचार कर रहा है। अब अपने ध्यान को ऊपर की ओर पेट पर लाएं, अपनी छाती पर लाएं और महसूस करें कि ये धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। इनका तनाव कम हो रहा है। अपने ध्यान को अपने कंधों पर लाएं। आपके कंधे हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं और इस कारण ये हमेशा एक पीड़ा का अनुभव करते हैं। इन्हें शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें। अपने ध्यान को अपने हाथों पर लाएं। आपके हाथों की सारी मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स हैं। उनमें कोई तनाव नहीं है, किसी प्रकार का दर्द नहीं है। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर, अपने चेहरे और माथे पर लाएं। हमारे गर्दन की मांसपेशियां ही हमारे शरीर से हमारे सर को हमेशा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इनका आभार व्यक्त करें और इन मांसपेशियों को भी शिथिलता प्रदान करें, स्नेह करें, आभार व्यक्त करें। इन्हें शांत होता हुआ महसूस करें। अब आपका ध्यान पुनः अपने आज्ञा चक्र पर आ गया है, यानी बाहों के बीच में तिलक वाले स्थान पर। वहां आपको हल्के प्रकाश का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतनी देर के बॉडी स्कैनिंग ध्यान में आपके शरीर की ऊर्जा जागृत हो चुकी है। आज्ञा चक्र पर जिस प्रकाश का अनुभव हो रहा है, कल्पना करें कि इस प्रकाश के बिंदु के माध्यम से ब्रह्मांड की सुनहली प्राण ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह शरीर के प्रत्येक सेल में फैल रही है, हर दर्द को पिघला रही है। आपकी बाहर जाती हुई सांसें उन्हें अपने साथ बाहर ले जा रही हैं। आपका शरीर हर श्वास के साथ निरोग और शक्तिशाली बन रहा है। आपकी प्राण ऊर्जा इस सुनहरी रोशनी से मिलकर और मजबूत हो रही है। आप स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं। यह आपकी संवेदना, स्नेह, प्रेम और करुणा का सेंटर होता है। यहाँ से एक हरा प्रकाश अपने अंदर फैलता हुआ महसूस करें। मन में दोहराएं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मैं हर दिन और बेहतर महसूस करता हूँ। मैं हर दिन और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं इस स्वास्थ्य और जीवन के लिए आभारी हूँ। मैं ब्रह्मांड का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मुझे जीवन दिया है। आभार की इस ऊर्जा को अपने हृदय में फैलने दें। अनुभव करें कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके साथ
आपकी शांति, आपके सुकून और आपके स्वास्थ्य के लिए जुड़ रही है। अपने उस दर्द से, पीड़ा से, फाइब्रोमाइल्जिया के असर से मुक्त हो रहे हैं। आपके सारे न्यूरॉन्स पूरी तरह स्वस्थ होकर कार्य कर रहे हैं। एक बार पुनः आभार व्यक्त करें। अब वापस चलने का समय आ गया है। अपनी सांसों को सामान्य करें। ध्यान के दौरान वे बहुत गहरी हो गई थी, अब उन्हें सामान्य करें। अपने हाथों को हल्के से हिलाएं और हथेलियों को आपस में रगड़ें। उन्हें आंखों पर रखें और ध्यान के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसकी कोमल गर्मी को अपनी आंखों पर और अपने चेहरे पर महसूस करें। आंखें खोल दें, मुस्कुराएं, क्योंकि आपने अपने आप को एक सेल्फ हीलिंग का बहुत अच्छा सेशन दिया है। ऐसा सेशन जो आपके बॉडी को फिर से आपके अस्तित्व के साथ प्रेम और सहयोग के तागों से जोड़ता है। मित्रों, ज़्यादातर ये सारी समस्याएं पैदा इसलिए होती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व साइकोसोमैटिक है। शरीर और मन दोनों ही हमारे अंदर हैं और दोनों एक बहुत ही नाजुक सी डोर से जुड़े हुए हैं। वो जोड़ है हमारे केयर का, हमारी संवेदना का, और जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनमें अलग अलग तरीके से समस्याएं पैदा होती हैं। इस ध्यान के माध्यम से आपने उस डोर को फिर से जोड़ दिया है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है। हो सकता है आपके किसी दोस्त, आपके सहकर्मी या आपके किसी पारिवारिक सदस्य को इन सारी पीड़ाओं को रोज सहना पड़ता हो और उसे पता भी न हो कि फाइब्रोमाइल्जिया जैसी कोई चीज होती भी है। तो ये वीडियो उसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि वह भी इस सारे तथ्यों को जान सके और अपनी समस्या का वास्तविक निदान ढूंढ सके। ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और दर्द से आजादी पाकर इस जीवन को खुल के जी सकें। और हाँ, अगर इस संबंध में आप और जानकारी चाहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया में क्या खाना अच्छा होगा, क्या फूड हैबिट होनी चाहिए, डेली हैबिट में क्या सुधार करना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मैं इस वीडियो की अगली सीरीज़ बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कीप वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।